तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है, और इसमें हमारा दूसरा पार्ट चल रहा था जिसका नाम है विद्रोही और राज। और इसका आज हम तीसरा भाग शुरू करेंगे। इसी पार्ट को हम पिछली 2 कक्षाओं में इसका कुछ भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति का थोड़ा परिचय, थोड़े कारणों को समझा था। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने देखा था विद्रोह का ढर्रा क्या था, किस तरह विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, फिर कहाँ फैला, किस तरह विद्रोही विद्रोह कर रहे थे, उनके बीच संचार के माध्यम क्या थे, ये सब हमने पिछली कक्षा में देखा। तो इस कक्षा को अब आगे बढ़ाते हुए अगला तीसरा भाग में हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। अवध जो एक रियासत थी जिसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था 1856 में, वहाँ की कहानी पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग क्यों विद्रोही हो गए थे। तो देखिए, अवध की कहानी हम देखेंगे। सबसे पहले अवध कहाँ पड़ता है? आज का जो लखनऊ है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो लखनऊ उस समय अवध रियासत की राजधानी हुआ करती थी। अवध एक बहुत ही संपन्न रियासत थी। यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। पर्याप्त मात्रा में कपास, नील, तंबाकू ऐसी खेती यहाँ पर होती थी जो अंग्रेज़ों के लिए फायदेमंद खेती होती थी। उनको वो निर्यात करते थे दूसरे देशों में और अच्छा मुनाफा कमाते थे। तो अवध की कहानी देखते हैं। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अवध के नवाब से सहायक संधि की गई। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सहायक संधि कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली भारतीय रियासत थी हैदराबाद। 1801 में अवध ने भी ये सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच एक समझौते की संधि हो गई थी। ये संधि क्यों की जाती थी, इसके तहत क्या होता था? तो देखिए कि संधि की शर्तें मुख्यतः यही होती थी हर रियासत के साथ। मुख्यतः इसके साथ भी कुछ यही शर्तें थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर देगा। अंग्रेज कहते थे कि नवाब साहब, आप अवध के नवाब हो, मान लो ये अवध है, अवध के नवाब हो, अब आपका समझौता हो गया है अंग्रेजों से। सहायक संधि के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा है कि समझौता आप अंग्रेजों से कर रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। बाहरी शक्ति से आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? हमारी होगी, मतलब अंग्रेजों की होगी। तो आप अपनी सेना को भंग कर दीजिए। तो नवाब अपनी सेना खत्म कर दें, पहली शर्त तो ये होती थी। दूसरी, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे, मतलब अपनी सेना तो खत्म कर दो और यहां पर एक सेना रखोगे। वो सेना किसकी होगी? ब्रिटिश सेना यहां पर रहेगी। अंग्रेजों की सेना हमेशा आपके सुरक्षा में तैनात रहेगी। अगर कोई भी आप पे हमला करता है तो वो आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन इस सेना का खर्चा भी आप ही दोगे क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए है। समझना बात को, ठीक है? तो एक अंग्रेज सेना यहां पर हमेशा तैनात रहेगी। अगला, राज दरबार में भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। आपका जो राज दरबार है वहां पर जो भी फैसले लिए जाते हैं वहां अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि, एक अंग्रेज व्यक्ति हमेशा रहेगा जो दरबार की सारी खबरें कंपनी के अधिकारियों को पहुंचाएगा, जिसको क्या कहते थे? रेजिडेंट। तो दरबार में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। और देखिए आगे, नवाब उसी की सलाह पर सारे काम करेगा। तो एक तरह से नवाब के ऊपर एक नियंत्रण करने के लिए रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट को कंपनी के अधिकारी आदेश देंगे कि नवाब से ऐसा ऐसा काम करवाना है, ये आदेश पारित करवाना है। नवाब पारित नहीं करता है तो जो सैनिक टुकड़ी है वो नवाब की नहीं है, वो अंग्रेजों की है। अब वो सैनिक टुकड़ी नवाब को हटा भी सकती है क्योंकि नवाब के पास तो सेना है ही नहीं, वो तो पूरी तरह अंग्रेजों की ताकत पे निर्भर है, अंग्रेजों की सेना पे निर्भर है। तो ये जो सहायक संधि है ये बहुत ही एक गलत चीज़ साबित हुई भारतीय राजाओं के लिए, नवाबों के लिए। तो देखिए, नवाब सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद, खुद की सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होते गए। धीरे धीरे करके सारा काम अवध का अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। राजा भी कुछ आदेश निकालता था, शासन करता था, तो जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसा ही वो सारे कार्य करता था। ठीक है, तो ये संधि कब की गई? 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली। तो ध्यान रखना संधि की शर्तें क्या क्या थी, ये आपको याद रखनी है। आगे बात करें कि अवध एक संपन्न रियासत थी और बाद में एक गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड डलहौजी, कई बार नाम सुन चुके हैं आप। राज्य हड़प नीति लेके आया था। इसकी गिद्ध जैसी नजरें थी अवध की रियासत पे कि इसे तो मैं हड़पूंगा। और एक बार ये बैठे थे किसी व्यक्ति के साथ, जाम वगैरह पी रहे थे, तो अवध के बारे में चर्चा हो गई और इन्होंने कहा कि ये अवध है ना, ये तो देखना एक दिन खुद ही हमारे गिलास में आके गिर जाएगा।
ऐसी मैं एक योजना बनाऊंगा। तो देखिए डलहौजी ने क्या कहा था, ये गिलास फल चेरी होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। और ऐसा करके 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया। 1856 में अवध रियासत को हड़प लिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अवध के नवाब कौन थे उस समय, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। तो ये सारे काम संधि के बाद, जो सहायक संधि अभी पढ़ी अपन ने, उसके बाद नवाब अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर रहा है, जैसा अंग्रेज रेजिडेंट कहते हैं वैसा कर रहे हैं, सारा प्रशासन अंग्रेजों ने संभाल रखा है। फिर भी लॉर्ड डलहौजी ने कहा है कि वाजिद अली शाह जो नवाब हैं ये अवध का शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं, तो हमें अवध को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, अपना कब्जा जमा लेना चाहिए, नवाब को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए कि ये जो कंपनी के अधिकारी होते थे, सबसे बड़ा अधिकारी होता था गवर्नर जनरल, और वो कौन था इस समय, लॉर्ड डलहौजी। इनको कुछ भी जो कार्य करना होता था भारत में, तो ऐसे बड़े कार्य जैसे अवध का अधिग्रहण करना है, तो ऐसे बड़े कार्य के लिए लंदन में जो कंपनी के और बड़े अधिकारी बैठे हैं उनसे परमिशन लेनी होती थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई अवध के बारे में, और इस रिपोर्ट को लिख के अधिकारियों के पास लंदन में भेजा। देखिए रिपोर्ट के कुछ शब्द ऐसे थे, लॉर्ड डलहौजी क्या लिख के भेजता है वहाँ के लोगों को कि देखिए जो अवध रियासत है वहाँ का नवाब ठीक प्रकार से शासन नहीं कर रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चोरी लूटपाट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वहाँ की जनता नवाब के शोषणपूर्ण शासन के नीचे पिस रही है, अन्यायपूर्ण शासन के नीचे पिस रही है। और चूंकि अंग्रेज इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, वो किसी के साथ अन्याय होता देख ही नहीं सकते, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उन लाखों करोड़ों अवध की जनता की भलाई के लिए अवध का शासन हम अपने हाथ में ले लें, नवाब को हटा दें, मतलब अवध का अधिग्रहण कर लें। ऐसी फर्जी रिपोर्ट जब वो अधिकारी पढ़ेंगे, ऐसे शब्द पढ़ेंगे कि अंग्रेज तो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, किसी के साथ अन्याय होता देख नहीं सकते, तो वो भी थोड़े से गर्वित हो गए और उन्होंने वो परमिशन दे दी, और उसके बाद अवध का विलय कर लिया गया। जबकि नवाब काफ़ी लोकप्रिय था, वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती थी इस नवाब को, लेकिन नवाब कुछ शासन कर भी नहीं रहा था, शासन तो सारा कंपनी ही चला रही है वहाँ की। फिर भी एक बेबुनियाद सा आरोप लगाया गया, कुशासन। तो ध्यान रखना, कुशासन का आरोप लगाकर हड़पी गई एकमात्र भारतीय रियासत अवध है, जो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प ली है फर्जी वर्जी रिपोर्ट बनाकर। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया कि आप अवध को छोड़िए, अब कलकत्ता जाके रहिए, पेंशन वेंशन हम भेज दिया करेंगे आपके खर्चे पानी की। अब देखिए अवध के बारे में, नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के बारे में एक ने लिखा है। यह हमें बताता है कि अवध का नवाब को जनता कितना पसंद करती थी। ठीक है, जब नवाब वहाँ से छोड़ के निकल रहे हैं, कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारी अवध की जनता उनके साथ साथ रोती हुई चल रही है। ऐसा भी लिखा गया है लेखकों के द्वारा कि रास्ते में लखनऊ से कलकत्ता जाना है तो बीच में कानपुर आता है, अवध की बहुत सारी जनता तो राजा को विदा करने रोती रोती कानपुर तक गई थी, फिर वापस आए। अंग्रेज जनता की भी नहीं सुन रहे थे। ठीक है, पूरे शहर में शोक का माहौल था, पूरे अवध में ही शोक का माहौल था। तो देखिए क्या लिखता है एक लेखक इस निष्कासन के बारे में, उसने देह से जान जा चुकी थी। लिखता है कि जिस दिन वो निष्कासन हो रहा है नवाब का, उस दिन के बारे में ऐसा लग रहा है कि देह में जान ही नहीं है, वो जा चुकी थी। शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार, घर ऐसा न था जहां जान ए आलम से बिछड़ने पर विलाप व शोर न गूंज रहा हो। ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई घर नहीं था जहां मातम ना मनाया जा रहा हो, शोक नहीं मनाया जा रहा हो, रो नहीं रहे हो लोग। ऐसा लिखा है अवध के नवाब के बारे में। अब भारत के राजा और नवाबों का ऐसा अपमान हो रहा है, तो जो क्रांति हुई उस समय पूरी जनता की भावना इनके साथ थी और इनको ही क्रांतिकारियों में ने भी अपना नेता बनाया था। ठीक है, तो देखिए अवध की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा है कि फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा।
जब अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण किया, अवध का ही क्या पूरे भारत में जिस भी रियासत का अधिग्रहण किया, अंग्रेजों से पहले वहां एक शासन की व्यवस्था चलती थी, वो व्यवस्था खत्म हो गई और एक नई शासन व्यवस्था थोप दी गई। अवध के मामले में इसको समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले वहां क्या व्यवस्था होती थी। सबसे ऊपर है अवध का नवाब, इसके नीचे बहुत सारे जागीरदार होते थे। जैसे समझने के लिए मान लो ये अवध का राज्य है, पूरे का स्वामी कौन है, अवध का नवाब। फिर इसमें बहुत सारी जागीरें होती थी, ठीक है। यहां कौन होते थे, ये क्षेत्र जागीरदारों के होते थे, ठीक है। इन्हें तालुकदार या जागीरदार कहते थे और इनकी जागीरें होती थी। इनके नियंत्रण में फिर कौन होते थे, किसान या रैयत। तो देखिए किसान तो इनको लगान देते थे, ये अपने हिस्से का लगान रखकर कहां पहुंचा देते थे, अवध में। तो इसको सुनकर कुछ बंगाल की व्यवस्था याद आ रही होगी, जमींदारी व्यवस्था। ऐसे ही होता था ना, रैयत जमींदार को देता था, जमींदार अंग्रेजों को पहुंचाता था। लेकिन वहां पर जमींदार भूस्वामी नहीं होता था। जमींदार को अगर समय पर लगान नहीं जमा कराते थे तो हटा दिया जाता था सूर्यास्त कानून के तहत। लेकिन यहां पर ये स्थायी रूप से होते थे, ये अपने क्षेत्र के स्वामी होते थे, अपनी भूमि अपनी जागीर के स्वामी होते थे। देखिए अब आगे समझते हैं थोड़ा। किसान और जागीरदार या तालुकदारों के व्यक्तिगत संबंध होते थे, अच्छे से जानते थे ये लोग अपनी रैयत को, अपने किसानों को। ऐसा भी होता था कि इनको पता होता था कि किसी किसान की बेटी की शादी थी, इस वर्ष बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इस वर्ष वो लगान नहीं दे पाएगा, तो कई बार ये तालुकदार उस किसान का लगान माफ़ भी कर देते थे। इनको पता होता था कि किसी साल बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हो गई, फसल खराब हो गई अकाल के कारण या अधिक बारिश के कारण, अगर फसल खराब हो गई, खेतों में अच्छी पैदा नहीं हुई, तो किसान कहाँ से लगान देगा। तो ये ऐसे समय में उनका लगान कम कर देते थे या माफ़ भी कर देते थे, जबकि अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। और साथ ही कोई बार त्योहार या तालुकदार या जागीरदार का कोई जन्मदिन होता था तो उस समय ये इन्हें पैसे भी बांट देते थे, उधार भी दे देते थे, बहुत सारे उपहार लोगों को बांटते थे। तो अच्छे संबंध होते थे किसान और तालुकदार या जागीरदार के। और इनके नवाब से अच्छे संबंध होते थे, इनके पास सेनाएं तक होती थी, 12-12 हजार तक सेना थी कई सारे तालुकदार के पास। तो जब नवाब कहीं युद्ध करने जाता था तो ये अपनी सेना लेके नवाब की मदद के लिए पहुंच जाते थे। तो इस तरह के संबंध थे। तो देखिए अब जब फिरंगी राज आया तो एक दुनिया समाप्त हो गई, ये जो व्यवस्था थी ये खत्म हो गई। अंग्रेजों के द्वारा नई व्यवस्था क्या लागू की गई कि नवाब को भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया, बिचौलिए वर्ग को। नवाब की जगह कौन आ गए अब, अंग्रेज या उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो लगान किससे लेगी, सीधे किसानों से। लगान ले रही है, किसी वर्ष अकाल पड़ गया तो भी लगान लेंगे, फसल खराब हो गई तो भी लगान लेंगे, अगर इन्हें किसी उधार वगैरह की जरूरत होती थी तो भी अंग्रेजों से वो नहीं मिल पाता था। तो ये एक नई व्यवस्था लागू की जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। देखिए अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे। ऐसा नहीं है कि तालुकदार हमेशा किसानों को खुश रखते थे, बहुत अच्छे थे, कभी कभी वो किसानों को पीटते थे, परेशान करते थे, लेकिन फिर भी देखिए, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। जबकि अंग्रेज या कंपनी के लोग कोई मदद नहीं करेंगे किसानों की, ठीक है। अंग्रेजों ने इस दुनिया का खात्मा कर दिया जो हमने अभी पिछली देखी है और ये ऊपर समझा है। तालुकदारों की सत्ता को उखाड़ फेंका उन्होंने, बिचौलिए वर्ग को खत्म कर दिया, नवाब को भी खत्म कर दिया, तालुकदार को भी खत्म कर दिया। अब नई व्यवस्था क्या है, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व की मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल देगी। ऐसी कोई अब गारंटी नहीं थी नई व्यवस्था में कि फसल खराब हो गई तो लगान माफ होगा या कुछ समय के लिए रियायत दे दे कि भाई अगली साल जमा करा देना डबल लगान। इस तरह की कोई व्यवस्था अब नहीं होगी जो नई दुनिया है उसमें। तो अंग्रेजों का आना और एक दुनिया का खात्मा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि अवध के तालुकदारों और किसानों के मन में इस नई व्यवस्था के प्रति बहुत रोष था। कुछ तालुकदार तो हटा दिए थे, कुछ बचे थे और किसान थे, उनके मन में बहुत गुस्सा था। और देखिए अवध में जब विद्रोह हुआ तो बहुत भयंकर विद्रोह हुआ था। सैनिकों का साथ यहाँ की आम जनता ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, आम जनता ने सैनिकों का यहाँ पे, क्योंकि आम जनता में भी बहुत ज़्यादा रोष था अंग्रेजों की नई व्यवस्था को लेकर। हम अवध की कहानी पढ़ रहे हैं तो देखिए, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
किसानों ने, आम जनता ने सैनिकों का साथ दिया और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर विद्रोह में भाग लिया था। यहाँ के विद्रोह को दबाने में पसीने आ गए थे अंग्रेजों को, बहुत जोर आया इस विद्रोह को दबाने में। देखिए, अब जो किसान होते थे उन्हीं के बेटे तो सेना में होते थे, सैनिक, तो वो भी विद्रोह करेंगे। अपनी घर की व्यवस्था उनको भी पता तो होती थी क्या हो रहा है हमारी अवध रियासत में। अवध वो क्षेत्र था जहां से सबसे ज्यादा सैनिक ब्रिटिश सेना में थे, समझ रहे हो ना। जो बंगाल की ब्रिटिश सेना होती थी उसमें सबसे ज्यादा सैनिक किस रियासत के थे? अवध रियासत के। देखिए, बंगाल की ब्रिटिश भारतीय सेना में सर्वाधिक सैनिक अवध के ही थे, और अवध को तो बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बंगाल की आर्मी की पौधशाला, मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना कि उस समय ब्रिटिश सेना में सर्वाधिक सैनिक अवध के ही थे। तो सैनिक देख रहे थे कि हमारे नवाब के साथ क्या हो रहा है, ताल्लुकदारों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो बड़ा गुस्सा थे। तो देखिए, विद्रोही क्या चाहते थे, अगला पॉइंट है विद्रोहियों के मन में क्या था कि वो विद्रोह कर रहे थे, तो उनकी योजना क्या थी। तो ऐसा हमें कोई दस्तावेज नहीं मिला है कि उनकी अगली योजना क्या थी विद्रोह के साथ साथ, लेकिन उनकी कुछ घोषणाएं की गई, कुछ नारे दिए गए, उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्रोही क्या चाहते थे। तो देखिए, विद्रोहियों के नजरिए को समझने के लिए हमारे पास उनके द्वारा जारी की गई घोषणाओं और इश्तिहारों के सिवा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। विद्रोही जो लोग थे वो सामान्य लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे कि हर चीज़ों को वो लिखित रूप से लिखते रहें या संभाल कर रखें। केवल उनके द्वारा जो घोषणाएं जारी की गई, जो इश्तिहार लगाए गए, उन्हीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, इसलिए मजबूरन हमें अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है कि अंग्रेज़ जो लिख गए, उनके अधिकारी जो लिख गए, उसी आधार पर इतिहासकारों ने इस क्रांति का इतिहास लिखा है। विद्रोहियों के कोई दस्तावेज हमें नहीं मिले हैं। देखिए, एक बात है कि विद्रोही क्या चाहते थे, तो विद्रोही एकता की कल्पना जरूर कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान एक होकर इस देश में रहेंगे, ये जरूर वो चाहते थे। ऐसा हमें पता चलता है उनकी घोषणाओं से। घोषणा में, अफवाह में ये भी फैला था ना कि गाय व सूअर की चर्बी, केवल गाय की नहीं कहा, केवल सूअर की नहीं कहा, गाय व सूअर की चर्बी, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक होकर अंग्रेजों से लड़ो। तो एकता की चाहत थी उनमें। तो इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर है। हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाई में शामिल हो जाने के लिए आह्वान किया गया था। तो एकता की चाहत थी। पहला क्या था नजरिया उनका, क्या चाहते थे कि एक तो एक रहें, हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े। एक अंग्रेज ने कहा भी है कि हमने हिंदू मुसलमानों में हर जगह फूट डाली, लेकिन इस मामले में 1857 की क्रांति के दौरान हम इनको आपस में लड़ाने में सफल नहीं हो पाए और हिंदू मुसलमानों में फूट नहीं डाल पाए, क्योंकि विद्रोही पूरे ऐसे घोषणाएं करते जा रहे थे कि हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ें इस लड़ाई को। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ थे वो। ब्रिटिश शासन के जो भी प्रतीक थे, जो उत्पीड़न के प्रतीक थे, इसके अलावा जो साहूकार और अमीर लोग थे वो भी उत्पीड़न के प्रतीक थे, उनके भी वो खिलाफ थे। ये भी हमें प्रमाण मिलता है। तो देखिए, ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज का विरोध कर रहे थे वो, उनकी हर व्यवस्था को बदल देना चाह रहे थे, वापस से पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाह रहे थे। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया गया कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी वो अच्छी थी, सुंदर थी, और उसको भंग किसने कर दिया? अंग्रेजों ने, ऐसा आरोप लगाया। विद्रोही अपनी उसी दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे जो पिछली दुनिया थी। वही हमारे नेता होंगे जो पहले थे, अंग्रेजों ने जिनको हटा दिया, और वही सारी व्यवस्था हम दोबारा से स्थापित कर देंगे। ऐसा कौन चाहते थे? विद्रोही। ऐसा इनका नजरिया थी, ऐसा वो चाहते थे। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। विद्रोही ये भी चाहते थे कि जब हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे तो फिर यहाँ के शासक कौन होंगे? तो वैकल्पिक सत्ता। तो देखिए, विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। मतलब सत्ता किसको दे देंगे हम अंग्रेजों के बाद, अगर हम सफल रहे अंग्रेजों को भगाने में, तो सत्ता वापस से उन्हीं को सौंप देंगे जो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ नेता थे, शासन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा है इस कक्षा में कि विद्रोही क्या चाहते थे, और साथ में बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी है अवध की। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।